मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मधुघोष टॉक्स। आज हम एक ऐतिहासिक संदर्भ से वेनेजुएला पर बात करेंगे। पहले का वो दौर था जिसमें यूरोप पूरी दुनिया को अपना उपनिवेश बनाए हुए था। उसके लिए उन देशों की राजनीतिक सत्ता को वहाँ पर जाकर हड़पना पड़ता था ताकि उनका आर्थिक संदोहन और उनके नेचुरल रिसोर्सेज का लाभ लिया जा सके। पूरी दुनिया अमेरिका से लेकर के अफ्रीका एशिया के ज़्यादातर देश यूरोपीय देशों के उपनिवेश के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आज़ादी की प्रक्रिया डीकोलोनाइजेशन अनउपनिवेशीकरण शुरू होता है और वे उपनिवेश आज़ाद हो जाते हैं। और फिर दुनिया में दो विचारधाराएं चलती हैं, एक समाजवादी विचारधारा वाले देश कम्युनिस्ट कंट्री, और दूसरे वे देश रहते हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत चलते हैं, अमेरिका यूरोप के तमाम सारे देश। हम देखते हैं कि इसका जो ओवरऑल परिणाम रहता है वो पूंजीवादी देश आर्थिक संसाधन जुटाने में और आर्थिक समृद्धि हासिल करने में ज़्यादा सफल रहते हैं बजाय कि समाजवादी देशों की तुलना में। हालांकि हम चीन को समाजवादी देश नहीं कह सकते क्योंकि वह उस ढांचे के अंतर्गत एक पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी ही देश है। और अंततः हमने देखा भी कि यूएसएसआर सोवियत संघ को भी खंडित होना पड़ा और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना पड़ा। कुछ देशों का भाग्य ये रहा कि उनके यहाँ पेट्रोलियम संसाधन उपलब्ध रहा, प्रकृति ने उन्हें दिया, जो आज वे अपने देश के विकास के लिए काफ़ी योगदान की स्थिति में है। और हम देखते हैं कि एक नया दौर चला, आज आधुनिक या नव उपनिवेशवाद कह सकते हैं, नियो कॉलोनिज्म कह सकते हैं। ये दौर आप ये देख सकते हैं कि यूरोपीय अमेरिकी देशों ने जो टेक्नोलॉजी पैदा किया उसके बल पे पूरी दुनिया के सिस्टम को और पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था को, राजनीति को उनके टेक्नोलॉजी पे चलने के लिए बाध्य कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं गूगल हो गया, एक्स हो गया, ट्विटर एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया और अन्य सारे संसाधन एआई से लेकर के तमाम सारी टेक्निक, जीमेल। हमने देखा वेनेजुएला एक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम संसाधन, हैवी पेट्रोलियम का उसके पास स्टोरेज है प्रकृति का दिया हुआ, जो अमेरिका के कहने पे नहीं चल रहा था, अमेरिका के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था। अमेरिकी डॉलर में वह तेल बेचने को तैयार नहीं था। अमेरिकी रिफाइनरीज को तेल उनके यहाँ से नहीं मिल रहा था। ज़्यादातर तेल जो है चाइना और रूस वहाँ से खरीद रहे थे। अमेरिका वहाँ पर उस देश को कब्जा करने या वहाँ के राष्ट्रपति किडनैप करने के लिए बहुत बड़ी ताकत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपली वहाँ के गूगल को, वहाँ के पूरे सिस्टम को उन लोगों ने अपने लेवल से मैनिपुलेट कर दिया, बंद कर दिया। पूरे राष्ट्र में उनके सारे कंप्यूटर को बिजली सप्लाई बंद हो गई। इसको स्पैम अटैक कह सकते हैं और अन्य तरीके का आप नाम दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों की जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिकी यूरोपीय देशों के बल पे। अब जीमेल को, गूगल को उन लोगों ने अपने तरीके से उसको हैंग कर दिया। पूरी उनके सारे की इलेक्ट्रिक सप्लाई पूरी डिस्टर्ब हो गई, इलेक्ट्रिक सप्लाई पूरी बंद हो गई। अचानक पूरे राष्ट्र में अंधेरा हो गया क्योंकि कंप्यूटर चलने बंद हो गए, कंप्यूटर के स्पान बंद हो गए। और इस पीरियड में उनके जो डेल्टा फोर्स है वो, हालांकि ये कहा जा रहा है कि करीब 6 महीने से रेकी चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी और उनके डेल्टा का और जो उनके तमाम खुफिया विभाग है उनको वहाँ प्लांट कर दिया गया था। प्लांट करने के बाद उनकी सारी रेकी कर ली गई, कहाँ सोते हैं, कब उठते हैं, कब जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन कौन उनके हेल्प में रहता है, क्या सेना कहाँ रहती है। और इसका परिणाम क्या निकला कि राष्ट्रपति महोदय को
वेनेजुएला के राष्ट्रपति श्री मादुरो जी को और उनकी पत्नी को किडनैप करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी, कोई सिस्टम, कोई अलार्म कुछ बजा ही नहीं। जब और इनके डेल्टा सैनिक इनके कमरे में पहुंच जाते हैं और वहाँ से वो भागना शुरू करते हैं और अंततोगत्वा पूरी दुनिया ने देखा कि उनको अरेस्ट करके। तो ये अमेरिका हो सकता है कि ये तृतीय विश्व युद्ध, हालांकि ये होना तो नहीं है तृतीय विश्व युद्ध, इसी तरीके के युद्ध चलेंगे। अमेरिका अपने खनिज संसाधन और अपने पेट्रोलियम संसाधन का उपयोग नहीं करना चाहता है। वो दुनिया के देशों में, मुझे तो लगता है कि दुनिया के देशों में जहाँ जहाँ भी अव्यवस्था और समस्याएं पैदा है, उसमें एक बड़ा हाथ सीआईए का, अमेरिका का रहता है। उन्होंने इराक को कब्जा कर लिया, सद्दाम हुसैन को समाप्त कर दिया, जो उनके पास जैविक हथियार है उसको पूरी तरीके से नेस्तानाबूद कर दिया, उनके तेल को कब्जा कर लिया। अफ़गानिस्तान की हालत यही रही, उनके भी खनिज संसाधनों से लेके तमाम सारी चीज़ों को, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थलीय व्यापार के रास्ते में भी आते हैं। इस तरीके से ये देखा जाता है। और अभी हमने देखा कि यूक्रेन, हालांकि रूस का भी जो क्रियाकलाप है वो अच्छा नहीं है, यूक्रेन को कब्जा करना। लेकिन यूक्रेन एक बफर जोन है, वहाँ से वो नाटो, यूरोप, रूस के दरवाजे तक पहुँचाता है, रूस के बाउंड्री तक पहुँचाना है। तो निश्चित रूप से नाटो को ज़्यादा सक्रिय करना, रूस और चाइना जैसे देश इससे खतरा महसूस करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से दुनिया के दूसरे देशों को अपनी टेक्नोलॉजी, गूगल से लेकर के अपना गूगल, अपना मेल सिस्टम, अपना मैसेजिंग अकाउंट, ये सब शुरू करने चाहिए, नहीं तो स्थिति और भयावह होगी। और हमने देखा ही कि अभी ईरान में चल रहा है, ईरान को, ईरान उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो उसको कब कर लेंगे। बांग्लादेश की स्थिति हम लोग देख ही रहे हैं, नेपाल की स्थिति देख ही रहे हैं। एक बड़ी भूमिका इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का है जो कि यूरोप और अमेरिका उसके मालिक हैं। मुझे लगता है कि सारे देशों को अपने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी विकसित कर लेनी चाहिए, और ख़ास तौर से भारत जैसे देश को तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। भले ही इसमें समय लगे, क्योंकि न धन की कमी है, न जोश की कमी है, उस दिशा में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो होगा क्या कि जैसे एक कल्चर बन पड़ेगा। अमेरिका अब जिसको चाहेगा, जिस देश को चाहेगा, वह देश उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, नहीं सुनेगा, तो फिर जो हम लोगों ने देखा फिदल कास्त्रो से लेकर के तमाम सारे लोगों को अमेरिका ने किस तरीके से उनको नेस्तनाबूद करता है। तो मुझे लगता है दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिका भी बनता जा रहा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगले